तेरे फैंस तेरी हर चीज को ट्रेंड बना देते हैं। मिस वैनिटी, 2 मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन वर्शिपर्स। रात भर वीडियो बनाता है, दोपहर तक सोता है। काम धंधा कब करेगा रे मारुति? काम करो दे डुक्कर। I ain't no dukkar, bro. I'm ala para from nala para. You know what I'm saying? वही अपना काम और वही अपना धंधा है। मैं भी यही सोच रही थी, चर्च गेट से विरार जाओ या विरार को चर्च गेट लाए। गटर का घोड़जिला है अंदर। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहां प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहां हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। ये है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है जहां ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है जहां फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सपोर्ट सप्रेस करते रहते हैं और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। यह वही मोमेंट है जहां से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरफ को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है। यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं, उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है, वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। यह रिविलेशन सिर्फ आरव को नहीं ऑडियंस को भी झटका देता है। अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है? क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है? यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है जहां उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है।
बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रुथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर किससे सफ़र कर रही है और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है। आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है, स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया। ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोगों इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफर की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरव की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है, या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरव का डिसीजन एक्चुअली इतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहां जहां तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरव ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें, आरव सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरव के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पजल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था क्योंकि
एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना इजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, या क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है। ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी परमानेंट है, जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है, उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है, वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है। डायरेक्टर ने जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से। लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला, तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स रियल लाइफ केस स्टडीज से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रायल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं, वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं, जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, अटेंटिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है, जो एक दुनिया को देखते हैं, और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपनी ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फ़िल्म ये कर पाती है, तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहाँ हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। ये है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से, लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है
जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने, जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है, जहां ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है, जहां फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सपोर्ट सप्रेस करते रहते हैं, और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है, लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। ये वही मोमेंट है जहाँ से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरफ को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है। यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं, उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है, वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। ये रिविलेशन सिर्फ आरव को नहीं, ऑडियंस को भी झटका देता है। अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है? क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है, या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है? यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रूथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है। आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं, बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ, या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है, जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया।
ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोगों इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफर की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि यह कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरफ की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है, या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरफ का डिसीजन एक्चुअली उतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहां जहां तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरव ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें, आरफ सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरफ के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पजल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था क्योंकि एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना ईजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, या क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है। ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है।
स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है। डायरेक्टर ने जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स रियल लाइफ केस स्टडीज़ से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रायल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं, जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है, जो एक दुनिया को देखते हैं, और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपनी ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फिल्म ये कर पाती है तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहाँ हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। ये है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने, जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है, जहां ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है, जहां फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सप्रेस करते रहते हैं और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है, लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों।
ये वही मोमेंट है जहाँ से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरव को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है। यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं। उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है। वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। ये रिवीलेशन सिर्फ आरव को नहीं, ऑडियंस को भी झटका देता है। अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है? क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है, या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है? यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रुथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के सफ़र कर रही है और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है। आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं, बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ, या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया। ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है, और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है, और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोग इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी।
स्पेशली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफ़र की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फ़िल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज़ दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरफ की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो, जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है, या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरब का डिसीजन एक्चुअली उतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहां तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरब ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया, या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें, आरफ सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरफ के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पज़ल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था, क्योंकि एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना ईजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, या क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है। ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है। डायरेक्टर ने जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली
एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स रियल लाइफ केस स्टडीज से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रायल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, अटेंटिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है जो एक दुनिया को देखते हैं और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपने ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फिल्म ये कर पाती है तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहाँ हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। ये है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है जहां ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है जहां फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सपोर्ट सप्रेस करते रहते हैं और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है, लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। ये वही मोमेंट है जहाँ से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरफ को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है। यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं, उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है, वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव
को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। यह रिवीलेशन सिर्फ आरव को नहीं, ऑडियंस को भी झटका देता है। अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है? क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है, या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है? यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रुथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है। आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं, बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ, या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया। ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है, और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है, और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोगों इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफर की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरव की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो, जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है, या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरव का डिसीजन एक्चुअली उतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहां जहां तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरव ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया,
या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें, आरफ सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरफ के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पजल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था क्योंकि एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना इजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, या क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है। ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी परमानेंट है, जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है, उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है। डायरेक्टर ने जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स रियल लाइफ केस स्टडीज़ से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रायल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं, जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, अटेंटिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है, जो एक दुनिया को देखते हैं, और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है।
ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपने ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फ़िल्म ये कर पाती है तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहाँ हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। ये है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है जहां ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है जहां फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सपोर्ट सप्रेस करते रहते हैं और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है, लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। ये वही मोमेंट है जहाँ से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरफ को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है। यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं, उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है, वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। ये रिविलेशन सिर्फ आरव को नहीं ऑडियंस को भी झटका देता है। अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है? क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है? यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रुथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है।
आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है, स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया। ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद है नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोगों इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफर की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरव की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है, या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरव का डिसीजन एक्चुअली उतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहां तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरव ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज़ का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें, आरव सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरव के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पज़ल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था क्योंकि एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना ईजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, या क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है।
ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है, उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है। डायरेक्टर ने जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स रियल लाइफ केस स्टडीज से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रायल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं, जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, अटेंटिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है, जो एक दुनिया को देखते हैं, और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपनी ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फिल्म ये कर पाती है तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहाँ हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। यह है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं।
मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है जहाँ ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है जहाँ फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सप्रेस करते रहते हैं और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है, लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। यह वही मोमेंट है जहां से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरफ को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है। यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं, उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है, वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। यह रिवीलेशन सिर्फ आरव को नहीं ऑडियंस को भी झटका देता है। अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है? क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है? यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रूथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है। आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया। ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है।
सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद है नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोग इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफर की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरव की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है, या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरव का डिसीजन एक्चुअली इतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहां जहां तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरव ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें, आरव सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरव के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पजल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था क्योंकि एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना इजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, या क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है। ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी परमानेंट है, जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है।
डायरेक्टर ने जल्दी जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स रियल लाइफ केस स्टडीज से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रायल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं, जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, अटेंटिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है, जो एक दुनिया को देखते हैं, और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपनी ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फ़िल्म ये कर पाती है तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहाँ हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। ये है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने, जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है, जहां ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है, जहां फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सप्रेस करते रहते हैं और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है, लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। यह वही मोमेंट है जहां से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरफ को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता, तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है।
यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं। उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है। वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। यह रिविलेशन सिर्फ आरव को नहीं, ऑडियंस को भी झटका देता है। अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है? क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है, या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है? यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रुथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है। आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं, बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ, या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है, जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया। ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है, और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है, और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोगों इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफर की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं।
और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरफ की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो, जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है। या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरफ का डिसीजन एक्चुअली इतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहाँ जहाँ तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरव ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें, आरफ सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरफ के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पज़ल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था, क्योंकि एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना ईजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, ये क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है। ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी परमानेंट है, जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है, उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है। डायरेक्टर ने जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स
रियल लाइफ केस स्टडीज से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रायल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, अटेंटिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है जो एक दुनिया को देखते हैं और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपने ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फिल्म ये कर पाती है तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है। सोचो एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का कनेक्शन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है, जहाँ हर स्माइल के पीछे एक सीक्रेट छुपा है और हर आई लव यू के बाद एक डाउट खड़ा हो जाता है। और जब सच सामने आता है तो या तो तुम खुद को खो देते हो या सामने वाले को। ये है तू या मैं, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है प्यार से लेकिन एंड होती है एक ऐसे डिसीज़न पर जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तू या मैं 2026 की एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव। और फिल्म को डायरेक्ट किया है एक फ्रेश विज़न वाले डायरेक्टर ने जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स के डार्क लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। मूवी का जेनर सरफेस पे रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एक इंटेंस इमोशनल थ्रिलर बन जाती है जहां ट्रस्ट और आइडेंटिटी सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। बैकग्राउंड अर्बन इंडिया का है जहां फास्ट पेस्ड लाइफ के बीच लोग इमोशंस के सप्रेस करते रहते हैं और वही सप्रेस्ड फीलिंग्स एक दिन एक्सप्लोजन बन जाती है। जब स्टोरी शुरू होती है आरफ से, जो एक इंट्रोवर्ट स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, कोडिंग करता है और लोगों से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ कंफर्टेबल है। उसकी लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है जब तक उसकी एंट्री नहीं होती तारा की लाइफ में। तारा एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी है, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, थोड़ी मिस्टीरियस और इतनी चार्मिंग कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। पहली मीटिंग एक कैजुअल कॉफ़ी शॉप में होती है, लेकिन उस मीटिंग में एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। यह वही मोमेंट है जहां से फिल्म अपनी इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड करती है। धीरे धीरे उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होने लगती हैं और आरफ को कभी किसी के साथ ओपन नहीं होता तारा के सामने अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने लगता है। यहाँ तक सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर यहाँ सटल हिंट्स ड्रॉप करता है। तारा के एक्सप्रेशंस कभी कभी अननेचुरल लगते हैं, उसका पास्ट अनक्लियर है और वो कभी अपने बारे में क्लियरली बात नहीं करती। ये स्मॉल डिटेल्स ऑडियंस के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्यार का इल्यूज़न इतना स्ट्रांग होता है कि आरव उन सबको इग्नोर करता रहता है। स्टोरी के मिड पॉइंट तब आता है जब आरव को पता चलता है कि तारा की लाइफ में कुछ ऐसे गैप्स हैं जो लॉजिकली फिट नहीं होते। उसका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं मिलता, सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है और जब भी आरव उसके पास्ट के बारे में पूछता है वो कन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती है। यहाँ से फिल्म एक रोमांटिक जोन से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जोन में शिफ्ट हो जाती है। आरव का ऑब्सेशन बढ़ने लगता है, वो तारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और जितना वो जानने की कोशिश करता है उतना ही वो कंफ्यूज होता चला जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आरव को एक ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल में मिलता है जिसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है जो एग्जैक्टली तारा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है और वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो चुकी होती है। यह रिवीलेशन सिर्फ आरव को नहीं ऑडियंस को भी झटका देता है।
अब सवाल यह उठता है कि तारा कौन है। क्या वो वही लड़की है जो मिसिंग है, या कोई और जो उसकी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है। यहाँ से स्टोरी एक डार्क हो जाती है। आरव को प्यार अब फियर में कन्वर्ट होने लगता है। वो तारा के हर मूव को ऑब्जर्व करता है और एक दिन वो उसका सीक्रेटली फॉलो करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तारा एक अबंडेंट हाउस में रहती है। उस घर के अंदर जो सीन होता है वो फिल्म का एक इंटेंस मोमेंट है। वॉल्स पर ओल्ड फोटोग्राफ्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी जिसमें फ्रेगमेंटेड थॉट्स लिखे होते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि तारा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लाइमैक्स के पास आते आते एक मेजर ट्रुथ रिवील होता है कि तारा एक्चुअली डाइवर्स डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के सफ़र कर रही है और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें से एक पर्सनालिटी डेंजरस है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें इमोशनली ट्रैप करती है। आरव रियलाइज़ करता है कि तारा से वो प्यार करता है वो शायद एक रियल आइडेंटिटी नहीं, बल्कि उसके माइंड का एक विज़न है। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक इमोशनली हैवी सीक्वेंस है जहां आरव तारा को सामना करता है और उसे सच बताने को कहता है। तारा के एक्सप्रेशंस रैपिडली चेंज होते हैं और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ एक के बाद एक सरफेस पर आती हैं। ये सीन एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्पेशली शनाया कपूर ने यहाँ अपनी रेंज दिखाई है जो ऑडियंस को जेन्युइनली शॉक कर देती है। एंड में आरव को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो तारा को एक्सेप्ट करे उसके सारे फ्लॉज के साथ, या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दे अपनी सेफ्टी के लिए। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड रखा गया है जहां आरव एक लास्ट टाइम तारा को देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, बिना ये बताए कि उसने क्या चूज़ किया। ये एम्बिग्यूटी ही फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। रिव्यू की बात करें तो फिल्म के प्रॉप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसका स्टोरी टेलिंग और एटमॉस्फेयर। डायरेक्टर ने एक सिंपल लव स्टोरी को इतनी डेप्थ और लेयर्स दी हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और मूडी है जो परफेक्टली टोन सेट करती है, और बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स को और इंटेंस बना देते हैं। आदर्श गौरव का परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेचुरल है, स्पेशली जब वो इमोशनल बैकग्राउंड के फेज से गुजरता है। कॉन्स की बात करें तो फिल्म का स्पेस कुछ जगह स्लो लग सकता है, और स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां स्टोरी बिल्ड हो रही होती है। कुछ ऑडियंस को ये स्लो बर्न अप्रोच पसंद नहीं आएगा, साथ ही ओपन एंडेड सबको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोग क्लियर क्लोजर एक्सपेक्ट करते हैं। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उसका बोल्ड कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंसेस के लिए, जबकि ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है। कुछ लोग इसे मास्टरपीस कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे कंफ्यूजिंग और स्लो बोल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्म दिया है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर स्टडी रन मेंटेन किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फिल्म के लिए एक्टर्स ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, स्पेशली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए रियल केस स्टडीज़ रेफर की गई थी। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं उनमें हिडन मैसेजेस हैं जो स्टोरी को डीपर मीनिंग का हिंट करते हैं। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है उसके बाद जो साइलेंस होता है वही असली इम्पैक्ट है इस फिल्म का, क्योंकि ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस के दिमाग के अंदर। तुम खुद सोचने लगते हो कि अगर तुम आरव की जगह होते तो तुम क्या करते। क्या तुम उस इंसान को एक्सेप्ट कर पाते जिससे तुम प्यार करते हो, जब तुम्हें पता चले कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों का कॉम्बिनेशन है, या फिर तुम अपनी सैनिटी और सेफ्टी को चूज़ करते। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही तू या मैं को एक नॉर्मल लव स्टोरी से कहीं ज़्यादा बना देता है। स्टोरी के आफ्टरमैथ को अगर ध्यान से देखो तो फिल्म सटल हिंट्स देती है कि आरव का डिसीजन एक्चुअली उतना सिंपल नहीं था जितना सरफेस पर लगता है। लास्ट सीन के बाद एक फेंट सा ऑडियो क्यू होता है जहां तारा की आवाज़ हल्की सी सुनाई देती है, जैसे वो अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हो। ये इंडिकेट करता है कि शायद आरव ने उसे कम्प्लीटली लीव नहीं किया, या फिर उसके माइंड अब भी तारा का इन्फ्लुएंस में है। ये एम्बिग्यूटी इंटेंशनली रखी गई है ताकि ऑडियंस अपनी इंटरप्रिटेशन क्रिएट करे, और इसी वजह से फिल्म डिस्कशंस और थ्योरीज का एक बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अगर हम कैरेक्टर्स डेप्थ की बात करें तो क्लोजली एनालाइज करें
आरव सिर्फ एक विक्टिम नहीं है बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आदर्श गौरव ने आरव के कैरेक्टर को इतनी सटली और पोर्ट्रे से किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक शाय रिवर्स लड़के से एक पैरानॉइड ऑब्सेसिव इंसान तक बिल्कुल नेचुरल लगता है। हर छोटी बॉडी लैंग्वेज चेंज, हर हेजिटेशन, हर फियर ऑडियंस को फील होता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कैरेक्टर एक पजल है जो पूरी फिल्म में कभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। शनाया कपूर के लिए ये रोल एक ह्यूज चैलेंज था क्योंकि एक ही कैरेक्टर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिखाना इजी नहीं होता, क्योंकि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स में, जिसे मिरर सीक्वेंस जहां वो खुद से बात करती है, या क्लाइमैक्स कन्फ्रंटेशन जहां उसकी पर्सनैलिटीज़ रैपिडली स्विच होती हैं, वहां उसने जेन्युइनली अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव की है। ये वही मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि तारा विलन भी है और विक्टिम भी। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग लेयर है उसका सिंबलिज्म। थ्रू आउट द मूवी मिरर्स का यूज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो आइडेंटिटी और ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर बार अब तारा मिरर के सामने होती है, उसका रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिफरेंट बिहेव करता है, जो एक सटल हिंट है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसी तरह से लाइटिंग का यूज़ भी ब्रिलियंट है। जब भी तारा की डार्कर पर्सनैलिटी सरफेस पर आती है, सीन की लाइटिंग कोल्ड और शेडोई हो जाती है, जो बिना डायलॉग के ही मूड सेट कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक साइलेंट हीरो है। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक से लेकर एरी साइकोलॉजिकल टोन्स तक एक ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि ऑडियंस को बिना रियलाइज़ किए इमोशनल शिफ्ट फील हो जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम जो हॉन्टिंग थीम प्ले होता है, वो फिल्म के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। ये वही चीज़ है जो एक एवरेज फिल्म को मेमोरेबल बनाती है। अगर हम पेसिंग की बात करें तो हाँ, फिल्म इंटेंशनली स्लो बर्न है। डायरेक्टर ने जल्दी ट्विस्ट रिवील करने की बजाय ऑडियंस को टाइम दिया है ताकि कनेक्ट होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और डाउट फील करने के लिए मिल सके। ये अप्रोच सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल ड्रामास एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है, क्योंकि यहाँ हर सीन का एक पर्पस है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। बॉक्स ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव से देखा जाए तो फिल्म ने इनिशियली स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, मेनली क्यूरियोसिटी फैक्टर और फ्रेश पेयरिंग की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अंडररेटेड जेम बोला तो कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और कंफ्यूजिंग कह दिया। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ के बाद फिल्म को एक सेकंड लाइफ मिली, जहां लोगों ने इसे दोबारा देखने और नए डिटेल्स नोटिस किए। क्रिटिक्स की तरफ से जनरली पॉजिटिव रिस्पांस मिला, स्पेशली स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस के लिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड में इस टाइप का साइकोलॉजिकल रोमांस रेयरली एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि फिल्म का नैरेटिव थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था और कुछ सबप्लॉट्स अननेसेसरी लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल्म के कुछ सीन्स रियल लाइफ केस स्टडीज़ से इंस्पायर्ड हैं, जहां डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस कराए गए थे ताकि उनका पोर्ट्रेयल ऑथेंटिक लगे। एक और हिडन डिटेल यह है कि फिल्म के बैकग्राउंड में जो रैंडम नंबर्स और सिंबल्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली तारा की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के कोड हैं, जो अट्रैक्टिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं, अटेंटिव व्यूअर्स डिकोड कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तारा के बारे में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर चल रहे इंटरनल बैटल्स के बारे में है। हर किसी के अंदर एक तू और एक मैं होता है, जो एक दुनिया को देखते हैं, और एक जो अंदर छुपा होता है। कभी कभी ये दोनों इतने अलग हो जाते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि वो असली में कौन है। तू या मैं एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। ये तुम्हें एंटरटेन कम करती है और डिस्टर्ब ज़्यादा, लेकिन शायद वही इसका पर्पस है, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और तुम्हें अपने ही इमोशंस से फेस करवाना। और जब तक एक फ़िल्म ये कर पाती है
तब वो सिर्फ एक मूवी नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है जो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम तक रहता है।